Hello friends, my name is Sitendra Chaudhary and I welcome to all of you to your own YouTube channel iTube Classes। दोस्तों, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं देन यू मस्ट बी नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटीज। एनसीईआरटी is like a foundation for us. NCERT can be considered a backbone when it comes to preparation for the competitive exams. और NCERT को हम सिर्फ कंटेंट के लिए ही नहीं पढ़ती, NCERT is also read for the language also. NCERT की जो लैंग्वेज होती है इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव, और इस तरह की एक लैंग्वेज ही एग्जाम में वो आपसे डिमांड करते हैं। NCERT में कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही बेसिक लेवल से दिए जाते हैं जिसको हम लोग पढ़ के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आई विल बी कवरिंग सम एनसीईआरटीज चैप्टर वाइज चैप्टर, और उस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है जिसमें मैं 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी कवर करने वाला हूँ ज्योग्राफी की, जिसका टाइटल है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो इससे हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। इसके बाद में हम लोग दूसरे चैप्टर्स और दूसरी एनसीईआरटीज़ भी कवर करने वाले हैं। तो फ्यूचर के एनसीईआरटीज़ में भी आप हमारे साथ बने रहिए, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में जो भी इस तरह की वीडियोज़ आएँ एनसीईआरटी से रिलेटेड या दूसरी वीडियोज़ जो हम डालते हैं अपने चैनल पर, उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आप बने रहिए मेरे साथ और इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की बात करते हैं तो इसको हम लोग 6 चैप्टर में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला चैप्टर बिल्कुल इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, ज्योग्राफी एंड डिसिप्लिन। आपको मैं बताना चाहूँगा कि यू कैन लीव दिस चैप्टर। आपको ये चैप्टर अपने एग्जाम के लिए तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी कैन स्टार्ट आवर प्रिपरेशन फ्रॉम द यूनिट 2। यूनिट 2 टॉक्स अबाउट द अर्थ, यूनिट 3 टॉक्स अबाउट द लैंड फॉर्म्स, देन क्लाइमेट, then water, oceans and all that, and 6th chapter is about life on the earth. It is also covered in the environment part also. तो हमारा बेसिक जो फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा चैप्टर यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 के ऊपर। आज मैं आपको कराने वाला हूँ यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2, द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इसमें हम लोग बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, अर्थ के बारे में, एंड इन द लास्ट वी विल टॉक अबाउट द हाउ लाइफ स्टार्टेड ऑन द अर्थ। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आई विल नॉट बी रीडिंग लाइन बाय लाइन एंड देन एक्सप्लेनिंग दैट लाइन टू यू। आई विल बी बेसिकली फोकसिंग ऑन द मेजर एस्पेक्ट जो इसमें दिया हुआ है। तो चलिए पहले बात करते हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ, जो पहला पैराग्राफ हमें बोलता है अर्ली थ्योरीज, यानी कि ये थ्योरी में कुछ ऐसे लोगों के, कुछ साइंटिस्ट और कुछ फिलोसफर्स के बारे में बात करेगा जिन्होंने इनिशियली जो है वो ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में बात की है। आप यहाँ पे एक बार ध्यान देने वाली है कि दीज ऑल पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए हम लेटेस्ट थ्योरी, इनके मॉडर्न थ्योरी की बात करने वाले हैं। तो इन्होंने सबसे पहले जो नाम दिया है दैट नेम इज इमैनुअल कांट एंड लाप्लास। इमैनुअल कांट और लाप्लास ने नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था अबाउट ओरिजिन ऑफ अर्थ। आपके ये दोनों नाम याद करने पड़ेंगे बिकॉज प्रीलिम्स में कई बार वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। नेबुलर हाइपोथेसिस का इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था और उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि दैट हाउ अर्थ वाज फॉर्म्ड। नेबुलर हाइपोथेसिस क्या कहता है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। दोस्तों, नेबुलर हाइपोथेसिस ये बोलता है कि स्टार्टिंग में हमारे जो इसको आज हम सोलर सिस्टम कहते हैं, इट वाज अ नेबुला। नेबुला का मतलब होता है क्लाउड। इट वाज अ कोल्ड क्लाउड, इट वाज अ कोल्ड क्लाउड, और इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स थे, कुछ स्नो पार्टिकल्स थे, और इस तरह के हमारे सामने क्लाउड हुआ करता था। तो दैट वाज लाइक अ क्लाउड, और ये मोशनलेस था, यानी कि देयर वाज नो रोटेशन, नो मोशन इन दैट। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, इसके अंदर जो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स थे उनके बीच में कोलिजन स्टार्ट हुआ, यानी कि वो आपस में कोलाइड करने लगे। जब वो आपस में कोलाइड करने लगे तो थोड़ा सा हीट भी प्रोड्यूस होने लगा और उस नेबुला के अंदर जो है मोशन क्रिएट हो गया। आपको ये ध्यान देना चाहिए कि पहले इट वॉज मोशनलेस, लेकिन आफ्टर कोलिजन देयर इज अ मोशन। तो जैसे जैसे मोशन स्टार्ट हुआ और कोलिजन फर्दर स्टार्ट हुआ तो टेम्परेचर भी राइज होने लगा। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होने लगा हमारा ये नेबुला था ये ज़्यादा स्पीड के साथ रोटेट करने लगा, बहुत ज़्यादा स्पीड होने लगी। जब एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई तो इस नेबुला ने क्या किया, इसके सेंटर से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स को, सॉलिड पार्टिकल्स को वो चारों तरफ फैलाना स्टार्ट कर दिया और एक डिस्क टाइप की शेप आने लगी। उस डिस्क में से कुछ रिंग्स जो हैं वो सेपरेट हो गई और बाद में एक रिंग, एक्चुअली इनिशियली सिर्फ एक ही रिंग सेपरेट हुई थी अकॉर्डिंग टू कांट, लेकिन बाद में उस एक रिंग में से ही 9 रिंग्स जो है वो डेवलप हो गई। उन 9 रिंग में से ही, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा सॉलिड मटेरियल, डस्ट पार्टिकल्स, स्नो पार्टिकल्स वो सब थे, वो आपस में कंडेंस होने लगे और वो फिर जो है प्लैनेट्स बन गए।
तो दैट वाज द बेसिक थ्योरी ऑफ द इमैनुअल कांट। इसके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स के बारे में हम यहाँ बात करूँगा नहीं, बिकॉज ये हमारा प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। जो बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए प्रिपरेशन करते हैं, डेफिनेटली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें हम इसको डिटेल में जाके पढ़ते हैं, इसकी इवैल्यूएशन करते हैं, इसको क्रिटिसाइज करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा टॉपिक नहीं है। तो दैट थ्योरी वॉज गिवन बाय द इमैनुअल कांट, बट लेटर ऑन दिस थ्योरी वॉज लिटिल बिट मॉडिफाइड बाय लाप्लास ऑल्सो। ही वॉज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। तो जो कुछ ड्रॉबैक्स थे पिछली थ्योरी के, लाप्लास ने उन ड्रॉबैक्स को जो है वो रेक्टिफाई करने की कोशिश की। तो उसने जो नेबुलर हाइपोथेसिस है इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। वो मॉडिफिकेशन कुछ इस तरह से, थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। इमैनुअल कांट ने हमें बोला था कि जो इनिशियली जो क्लाउड था, जो नेबुला था, वो जो है ठंडा था, दैट वाज कोल्ड, राइट। लेकिन लाप्लास ने हमें यह बताया कि इट वाज नॉट कोल्ड। जो इनिशियली जो हमारा सोलर नेबुला था, ये हॉट गैसेस के मिलके बना हुआ था, हॉट गैसेस का नेबुला था रादर देन द कोल्ड गैसेस नेबुला। उसने पिछली थ्योरी में कांट ने हमें बोला था कि इट वाज मोशनलेस इन इनिशियल स्टेज, राइट। लेकिन लाप्लास ने बोला कि इनिशियली इट वाज रोटेटिंग। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कांट वाली थ्योरी में थी, वो लाप्लास ने इसको दूर कर दिया। लाप्लास ने ये बोला कि जब वो रोटेट कर रहा था तो धीरे धीरे वह ठंडा होने लगा, बिकॉज क्योंकि रोटेट करने से क्या होता है, रोटेट करने से उसकी एनर्जी लॉस होता है। जब एनर्जी लॉस होने लगा तो वो धीरे धीरे इट स्टार्टेड गेटिंग कूलर एंड कूलर। जब वो ठंडा होने लगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लगी, तो एक टाइम ऐसा आया जब उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा हो गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको बता देता हूँ कि आउटसाइड में लगता है, आउटसाइड ऑफ द सेंटर, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इनवर्ड लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो जब आउटवर्ड फोर्स ज़्यादा हो गया इनवर्ड फोर्स के कंपैरिजन में, तो ये जो नेबुला था हमारा, इसमें से बहुत सारा मटेरियल जो है वो चारों तरफ स्प्रेड होने लगा इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क, और उस डिस्क में से ही बाद में जो है रिंग सेपरेट हो गई, और उस रिंग में से ही बाद में हमारे पास 9 प्लैनेट्स बन के आए। सो दैट वाज द थ्योरी विच वाज गिवन बाय द लाप्लास। इट वाज अ मॉडिफिकेशन फ्रॉम द अर्लियर थ्योरी विच वाज गिवन बाय द इमैनुअल कांट। तो बस आपको इतना ही ध्यान देना है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको पूछ सकता है कि इमैनुअल कांट और लाप्लास जो है ये कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है। सो दैट इज कॉल्ड नेबुलर हाइपोथेसिस। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देने लायक है। इसका ईयर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यूपीएससी वाले एग्जाम्स वगैरह में इतना ज़्यादा वो फैक्चुअल चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं। अभी हाइपोथेसिस को आगे चलते हैं हम लोग। दूसरे जिन दो पर्सन का नाम दिया है, दे आर चैम्बरलिन एंड द मोल्टन। चैम्बरलिन और मोल्टन ने भी एक थ्योरी दी थी अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। यहाँ पे आप ध्यान देना है कि दीज ऑल थ्योरीज आर अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, नॉट अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। चैम्बरलिन और मोल्टन ने क्या बोला? चैम्बरलिन और मोल्टन ने ये बोला कि इनिशियली व्हाट वाज हैपनिंग, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ। उन्होंने बोला कि इनिशियली हमारा जो सन है, हमारा जो सन जहाँ पे आज प्रेजेंट टाइम पे हमारा सन है, इनिशियली इट वाज कॉल्ड अ प्रोटोस्टार। और प्रोटोस्टार जो है इट वाज कोल्ड, इट वाज सॉलिड एंड देयर वर स्मॉलर वेरी सॉलिड पार्टिकल्स जो इससे मिलके बना हुआ था। सो इट वाज अ नेबुला, बट दैट नेबुला वाज मेड अप ऑफ वेरी कोल्ड सॉलिड एंड स्मॉल पार्टिकल्स। लेकिन क्या हुआ, वो सन जो हमारा जिसको बोलते हैं प्रोटोसन, वो बेचारा अकेला कहीं खड़ा हुआ था। लेकिन व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ इंट्रूडिंग और कंपेनियन स्टार। तो हुआ क्या, स्पेस के अंदर सन के पड़ोस में से, सन के पास में से एक इंट्रूडिंग स्टार जो है वो पास हुआ। जब ये इंट्रूडिंग स्टार पास हुआ तो डेफिनेटली उसका कुछ ग्रेविटेशनल पुल रहा होगा। तो इस इंट्रूडिंग स्टार के जो ग्रेविटेशनल पुल था, उसने हमारा जो प्रोटोसन था इसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगाया। इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं, बहुत सारा मटेरियल जो है वो हमारे प्रोटोसन से सेपरेट हो गया। आप जैसे इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये उससे सेपरेट हो गया। और चैम्बरलिन ने बोला कि इट वाज लाइक अ डम्बल शेप और शिगार शेप का था। इस तरह से वो सेपरेट हो गया। बाद में जो इंट्रूडिंग स्टार था ये तो स्पेस में चला गया, लेकिन ये जो अब हमारा मटेरियल जो सेपरेट हुआ था इनिशियल प्रोटोस्टार से, इट वाज कॉल्ड प्लैनेटेसिमल्स। So there were very smaller solid particles also and there were larger particles also. तो चैम्बरलिन और मोल्टन ने ये बोला कि जो लार्जर प्लैनेट्स, जो प्लैनेटेसिमल्स थे, बाद में उन्होंने छोटे ऑब्जेक्ट्स को, छोटे प्लैनेटेसिमल्स को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज जो लार्जर के पास जो है वो ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा था। बाद में उनका साइज धीरे धीरे बड़ा होने लगा और बाद में वो इतना बड़ा हो गया कि दे मेड द प्लैनेट्स, और अर्थ भी उन प्लैनेट्स में से ही एक है।
सो दिस वाज द थ्योरी विच वाज गिवन बाय चैम्बरलिन एंड मोल्टन। तो आपको ये भी इनका थोड़ा सा नाम ध्यान रखना है। इनकी थ्योरी क्या है दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपको थोड़ा समझ में आ गया दैट वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो कोई इशू नहीं है, आप एटलीस्ट इनका नाम तो याद कर ही सकते हो। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दो और स्कॉलर्स का नाम दिया है, जिसमें सर जेम्स जीन्स एंड सर हार्वर्ड जेफरी जो है वो बात करते हैं अपनी किसी थ्योरी के बारे में, जिसे कहा जाता है बाइनरी थ्योरी। बाइनरी थ्योरी बाइनरी थ्योरी भी कुछ इसी तरह की थ्योरी है कि जो सन है हमारा उस पर कंपेनियन हुआ करता, सो दैट थ्योरी टॉक्स अबाउट द अट्रैक्शन एंड ग्रेविटेशनल पुल एंड ऑल दैट। सो दैट थ्योरी इज ऑल्सो नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट येस यू नीड टू नो कि बाइनरी थ्योरी किसने दिया था। तो थोड़ा सा हम इनके नाम याद रख लेंगे तो दैट वुड बी गुड फॉर अस। ठीक है, उसके बाद दो और स्कॉलर का इन्होंने नाम दिया है कि ओटो स्मिथ एंड कार्ल वीजकार। इन्होंने जो है नेबुलर हाइपोथेसिस को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई किया, और इन्होंने एक जो थ्योरी बोला उसमें इन्होंने सोलर नेबुला की बात की है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो सोलर नेबुला। इनका ये मानना था कि जैसे मैं दिखा देता हूँ कि इट वाज आवर सोलर नेबुला, जो आप देख रहे हो पिक्चर में, इट वाज आवर सोलर नेबुला। इसमें जो है सोलर नेबुला के अंदर, नेबुला का मतलब होता है क्लाउड, तो क्लाउड ऑफ गैसेस, क्लाउड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, क्लाउड ऑफ हैवी एलिमेंट्स एंड द लाइटर एलिमेंट्स। सो ये जो इनिशियली हमारा क्लाउड था अकॉर्डिंग टू वीजकार, इसमें जो है 99% हाइड्रोजन और हीलियम हुआ करता था, और 1% इसमें जो है हेली एलिमेंट्स हुआ करते थे। बाद में बिकॉज इट वाज रोटेटिंग, तो ये जो हैवी एलिमेंट्स हैं वो मिलके जो है प्लैनेट्स बन गए बिकॉज ऑफ एक्रेडिशन एंड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। तो दे केम टुगेदर एंड दे मेड प्लैनेट्स, और जो सेंटर में जो है हाइड्रोजन और हीलियम चला गया एंड इट कन्वर्टेड इनटू आवर सन। सो दैट थ्योरी वाज गिवन बाय वेत्सकार एंड द स्मिथ। तो थोड़ा सा आप ये नाम भी याद रख लोगे, थ्योरी के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो जितने भी ये स्कॉलर्स अभी आपने देखा है, देयर वर मैनी फ्यू ऑफ देम वर मैथमेटिशियन, फ्यू ऑफ देम फिलोसफर्स, फ्यू ऑफ देम एस्ट्रोफिजिसिस्ट ऑल्सो। सो हम लोगों को उनका सिर्फ नाम याद कर लेंगे, दैट वुड बी सफिशिएंट। लेकिन उनकी जो थ्योरी थी, जितनी भी इन्होंने थ्योरी दी है अब तक, दीज थ्योरीज वर नॉट वेरी रिलायबल, सो देर वर सो मैनी ड्रॉबैक्स ऑफ दीज थ्योरीज। लेकिन लेटर ऑन जब नई नई डिस्कवरी होने लगी, हम लोगों ने साइंस में काफ़ी तरक्की कर ली, सो देर वर सम मॉडर्न थ्योरीज ऑल्सो। सो वन ऑफ द बेस्ट, और आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी अमंग्स द मॉडर्न थ्योरी इज बिग बैंग थ्योरी। आप लोगों ने इसका पहले से कभी ना कभी नाम जरूर सुना होगा, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, इस तरह की चीज़ें भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी, तो वो आपको इस तरह के कुछ नाम देंगे। ठीक है, बिग बैंग हाइपोथेसिस। बिग बैंग हाइपोथेसिस का नाम जब भी आएगा तो एडविन हब्बल का नाम हमेशा आपके सामने आएगा। हब्बल वो पर्सन थे जिसने सबसे पहले बताया था दैट आवर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, आवर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एंड गैलेक्सीज आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। सो दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय एडविन हबल, और इसका जो इंपैक्ट होता है, उन्होंने ऐसे बताया कैसे था, उसको बोलते हैं रेड शिफ्ट, उसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। अब ये रेड शिफ्ट क्या होता है आपको मैं ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूं। जो विजिबल लाइट होती है जिसमें से 7 कलर्स होते हैं विबग्योर, जिसमें 7 कलर्स होते हैं विबग्योर। तो विबग्योर में ऐसा रहता है कि जब कोई लाइट आपसे दूर जाती है तो उसकी एनर्जी रिड्यूस हो जाती है। जब उसकी एनर्जी रिड्यूस होती है तो ये स्पेक्ट्रम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और जब कोई लाइट सोर्स, एनर्जी सोर्स आपके क्लोज होता है, उसमें हाई एनर्जी होती है, तो वायलेट या ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसे हम ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। तो एडविन हबल ने क्या नोटिस किया कि जो डिस्टेंट गैलेक्सीज थी उनसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हमारे पास आ रही थी वो रेड की तरफ शिफ्ट हो रही थी। इसका मतलब दीज गैलेक्सीज आर गोइंग अवे फ्रॉम अस। लेकिन लेटर ऑन इट ऑल्सो केम टू नो दैट दीज गैलेक्सीज आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर ऑल्सो। तो गैलेक्सीज के बीच में जो है स्पेस बढ़ रहा है, दैट इज वाई यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। सो इट वॉज अ वेरी लैंडमार्क डिस्कवरी बाय एडविन हबल। और इस डिस्कवरी को बाद में ही हम लोगों ने जब और ज़्यादा मॉडिफाई किया, रेक्टिफाई किया, हमें पता चला कि जस्ट बिकॉज यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा भी रहा होगा दैट यूनिवर्स वाज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ वेरी स्मॉल पॉइंट। तो वो जो स्मॉल पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी। तो ये जो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स है या एक्सपेंशन ऑफ और द स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज है, एनसीईआरटी में बताया इसको जो है एक बलून के साथ एग्जाम्पल के साथ ही इसको इक्वेट किया है। और इक्वेट कैसे किया है, जैसे एक बलून होता है और उस बलून को जब हम, कुछ डॉट्स होती हैं बलून के ऊपर, और उस बलून को जब हम लोग
उसमें हवा भरते हैं तो वो बलून का साइज जो है बड़ा होने लगता है। सो दिस इज समथिंग लाइक आवर यूनिवर्स। तो ये बलून जो है हमारा यूनिवर्स है, और इसके ऊपर जो डॉट्स हैं, दीज डॉट्स एक्ट लाइक आवर गैलेक्सीज। तो जैसे जैसे वो बलून बड़ा होगा तो डेफिनेटली हमारी पॉइंट्स के बीच में भी स्पेस जो है बढ़ने लगेगा। सो दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल वॉज गिवन इन अवर एनसीईआरटी। लेकिन इस एग्जाम्पल में जो दिस एग्जाम्पल इज नॉट 100% ट्रू व्हेन इट कम्स टू आवर यूनिवर्स। इट इज़ पार्शली ट्रू। पार्शली ट्रू इन द सेंस कैसे, कि जब हम लोग बलून पे में हवा भरते हैं, इसको फैलाते हैं, तो होता क्या है कि इसके ऊपर जो डॉट्स हैं इनका साइज भी इंक्रीज होने लगता है। लेकिन यूनिवर्स में ऐसा नहीं है। यूनिवर्स में क्या है, स्पेस बिटवीन गैलेक्सी वो इंक्रीज होता है, लेकिन गैलेक्सी इटसेल्फ डज नॉट एक्सपेंड। सो दिस बलून वाला एग्जांपल इज ओनली पार्शियली ट्रू। या एनसीईआरटी में इन्होंने पहले से मेंशन किया हुआ है कि दैट इज ओनली पार्शियली ट्रू। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ से एग्जांपल में आइडिया लगा सकते हो कि दैट हाउ यूनिवर्स वर्क्स। ठीक है, सो दैट थिंग इज ऑल्सो देयर। इसको अगर मैं थोड़ा सा बेटर एग्जांपल से समझूँ तो हम ये समझ सकते हैं कि जैसे किसी बॉल के ऊपर या बलून के ऊपर कुछ चींटियाँ या कुछ इस तरह के जो है चींटियाँ हैं अगर उसके ऊपर, तो अगर मैं बलून को फैलाऊंगा तो चींटियों का साइज़ इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन उनके बीच में जो स्पेस है वो बढ़ने लगता है। तो दैट इज़ हाउ यूनिवर्स वर्क्स। ठीक है, इट वॉज इनिशियली told us by Mr. Hubble. So it was a very landmark discovery, and in modern time a large number of scientists and scholars, they believe that yes, Big Bang theory is true and this is one of the most reliable theory presently. ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी के बारे में बताया गया है। सो लेट्स टॉक अबाउट बिग बैंग। सो बिग बैंग थ्योरी कंसिडर्स द फॉलोइंग स्टेजेस। कुछ स्टेजेस के बारे में बताया है उन्होंने। ये बोला है कि इनिशियली जो भी मैटर था यूनिवर्स के अंदर वो एक जगह पे ही कॉन्सेंट्रेट था। इट वॉज लाइक ए टाइनी बॉल। इट वॉज लाइक ए टाइनी बॉल। इसे सिंगुलर एटम भी कह सकते हैं, और वी कॉल इट सिंगुलैरिटी ऑल्सो। सिंगुलैरिटी ऑल्सो। इट वॉज ऑफ द साइज ऑफ द क्रिकेट बॉल। हालांकि वीडियो आर नॉट श्योर, तो क्रिकेट बॉल के जैसा साइज था। जितना यूनिवर्स के अंदर आप मैटर देखते हो, दैट ऑल मैटर, एनर्जी, एवरीथिंग वॉज कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस सिंगल पॉइंट। और उस टाइम पे टाइम भी जीरो था हमारा, बिकॉज उससे पहले तो कोई टाइम था नहीं। देयर वॉज नो स्पेस, नो टाइम, नथिंग एल्स, राइट। सो दिस इज कॉल्ड सिंगुलैरिटी। लेकिन बिकॉज इट हैड वेरी इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट टेम्परेचर, तो डेफिनेटली इट कुड नॉट बी स्टेबल फॉर लॉन्ग। तो अल्टीमेटली इसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ। दिस टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड एंड दैट एक्सप्लोजन इज कॉल्ड बिग बैंग। और इसकी ड्यूरेशन जो एनसीईआरटी में लिखी गई है, दैट इज 13.7 बिलियन ईयर्स अगो बिफोर प्रेजेंट। तो तब ये जो है हमारा यूनिवर्स बनना स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैटर बनना स्टार्ट हुआ, स्पेस बनना स्टार्ट हुआ, टाइम बनना स्टार्ट हुआ। सो एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम दैट सिंगल पॉइंट। थोड़ा सा ये फैंटेसी लगती है, थोड़ा सा साइंस फिक्शन लगता है, बट येस दैट इज ट्रू। तो इसने ये बताया कि जब बिग बैंग हुआ तो उसकी फर्स्ट 3 मिनट्स में, बिग बैंग की फर्स्ट 3 मिनट्स में जो है एटम बनना स्टार्ट हो गया। फर्स्ट एटम बिगेन टू फॉर्म। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा दिस एनसीईआरटी इज लिटिल बिट रॉन्ग। फर्स्ट 3 मिनट में जो है एटम बनना स्टार्ट नहीं हुआ था, जबकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनना स्टार्ट हुए थे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड ऑल दैट, वो बनना स्टार्ट हुए थे। ठीक है, एटम बनने में भी थोड़ा सा टाइम है। तो जब 3 मिनट से लेकर 3 लाख ईयर्स तक, और एक्चुअली इसका जो पीरियड है दैट इज 3,80,000 ईयर्स, दैट इज द टाइम। तो 3,80,000 ईयर्स और अराउंड 4 लाख ईयर्स पहला एटम हमारे पास बन के आया। पहला एटम बन के आया। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 मिनट तक जो है जो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनना स्टार्ट हुए, सब एटॉमिक। और बिटवीन 3 मिनट्स टू 3 लाख ईयर्स, 3 लाख ईयर्स जो है, ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है जो, ये हमारा जो है प्लाज्मा स्टेज में था। प्लाज्मा स्टेज का मतलब ये है कि आयोनाइज्ड, मतलब एटम्स नहीं थे, सब कुछ आयोनाइज्ड स्टेज में था। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एक्चुअली दे वर ट्राइंग टू कंबाइन, लेकिन वो कोई स्टेबल एटम हमारे पास नहीं बन रहा था। बट आफ्टर 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग, पहला एटम हमारे पास बनना स्टार्ट हुआ, हाइड्रोजन। यानी कि जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल थे, ये जो इधर उधर से भटक रहे थे, एक्चुअली दे combined and they made hydrogen and helium atoms. Because why they combined? Because universe is expanding and it was getting cooler and cooler. तो धीरे धीरे जब ये ठंडे होने लगे, because of gravity condensation होने लगा, and ultimately they combined together और हाइड्रोजन और हीलियम इन्होंने बनाया। तो पहले 3 minutes to 3 lakh years प्लाज्मा स्टेज में था। So this was our universe was not transparent, it was in opaque. लेकिन एक बार जब ये हाइड्रोजन और हीलियम में कन्वर्ट हो गया तो आवर जो हमारा यूनिवर्स है, इट बिकेम ट्रांसपेरेंट। बिकॉज गैसेस तो ट्रांसपेरेंट होती है ना, लेकिन प्लाज्मा स्टेज वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। सो इट बिकेम ट्रांसपेरेंट। ठीक है, दैट इज रिटन इन आवर एनसीईआरटी।
तो ये यहाँ से जो है हमारे यूनिवर्स की शुरुआत हुई, लेकिन अभी स्टार्स नहीं बने हैं बिकॉज अभी तो चारों तरफ गैसेज ही हैं, हाइड्रोजन, हीलियम एंड थोड़े बहुत दूसरी गैसेज, ठीक है। तो लेकिन 99% वाज हाइड्रोजन एंड हीलियम ओनली। तो दैट इज आवर बिग बैंग थियोरी विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न थियोरी। इसके अलावा एक थियोरी और भी है होयल की। होयल ने भी एक कॉन्सेप्ट दिया, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट। होयल का ये मानना है कि यूनिवर्स जो है इट इज़ नेवर नॉट एक्सपेंडिंग, इट इज़ नॉट कोलाइडिंग, देयर वाज नो बिग बैंग। इन्होंने बोला कि जैसी स्टेज में यूनिवर्स आज है इट वाज लाइक दिस फॉर एवर, और हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन दिस थ्योरी इज रिजेक्टेड बाय मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी। तो अभी हम होयल को कंसीडर यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन नाम आपको इनका याद रख लेना है क्योंकि प्रीलिम्स में एग्जाम आपसे नाम वगैरह वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स तो इस तरह से हमारा बना बिग बैंग। लेकिन स्टार्स कैसे बने, हाउ स्टार्स वर फॉर्म्ड, इसकी भी कहानी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखो इन्होंने ये बोला है कि जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा था, जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा था, जो एनर्जी थी और जो मैटर था जो थोड़ा बहुत बनना स्टार्ट हुआ था, इट वाज नॉट यूनिफॉर्म। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन और यूनिफॉर्म इन अर्ली यूनिवर्स, यानी कि अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग तरीके से मैटर जो है वो कॉन्सेंट्रेट था। दीज फॉर्म्ड द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गैलेक्सीज। तो इनिशियली जो मैटर हमारा था उससे हमारी गैलेक्सीज बनना स्टार्ट हुआ। एंड अ गैलेक्सी कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स होते हैं। अगर मैं जैसे अपनी गैलेक्सी की बात करूँ तो इट इज़ मिल्की वे, हम जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, इट इज़ मिल्की वे। और गैलेक्सीज के इसने बताया हुआ है साइज, गैलेक्सी का साइज होता है दैट इज़ बिटवीन 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर्स। अभी लाइट ईयर्स क्या है दोस्तों, लाइट ईयर्स इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इट इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस नॉट द टाइम। ये एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है एंड मैनी स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज्ड, उनको लगता है कि ये टाइम का यूनिट है, बट लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। के एक जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, वह एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है, दैट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर, ठीक है। और एक लाइट ईयर का जो इन्होंने दिया हुआ है दैट इज 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, दिस इज 1 लाइट ईयर। हमें इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, आगे बोल रहा है कि अ गैलेक्सी स्टार्ट्स टू फॉर्म बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ द वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला। तो इनिशियली जब बिग बैंग के बाद जो गैसेस बनना स्टार्ट हुआ, हाइड्रोजन, हीलियम, उनसे एक नेबुला बना। सो इन आवर स्पेस देर वर हाइड्रोजन एंड हीलियम विच वॉज स्प्रेड थ्रू आउट, राइट। तो इसे बोलते हैं नेबुला। इवन इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप्स लोकलाइज्ड क्लम्प्स। उस बड़े सारे नेबुला में जो है कुछ छोटे छोटे क्लम्प्स बन गए, कुछ छोटे छोटे सेंटर्स बन गए। देखो आपको दिखाता हूँ, जैसे हमारा बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग के बाद जो है इस तरह से, जैसे आप देख सकते हो 1 2 3, दीज आर आवर नेबुलाज। बिकॉज ये जो हाइड्रोजन हीलियम है इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। उस बड़े नेबुला के अंदर भी कई जगह पे जो है कुछ लम्प्स बन गए थे। जैसा आप देख सकते हो गैलेक्सी नेबुला, गैलेक्सी 1 2 3 4, ये सारे क्लम्प्स हैं छोटे छोटे। और इन क्लम्प्स के अंदर जो है देयर वर लिटिल बिट मोर डेंसिटी एज कंपेयर टू सराउंडिंग, ठीक है। तो देयर वर लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ द गैस। दीज क्लम्प्स कंटिन्यू टू ग्रो इनटू इवन डेंसर गैसियस बॉडीज गिविंग राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार। फॉर्मेशन ऑफ स्टार इज बिलीव्ड टू टेकन। देखो ये जो बड़ा क्लम्प था हमारा, इस बड़े क्लम्प के अंदर जो है छोटे छोटे क्लम्प्स भी बनना स्टार्ट हो गए, यानी कि देयर इज मोर मैटर, देयर इज मोर डेंसिटी, और बिकॉज ऑफ दिस मोर डेंसिटी दे स्टार्टेड कंडेंसिंग, कॉन्सेंट्रेट होना स्टार्ट हो गए। और जब वो कॉन्सेंट्रेट होना स्टार्ट हुए एज यू कैन सी, तो सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, ये हुआ उसके सेंटर के अंदर। सो इट वाज लाइक अ क्लाउड। तो धीरे धीरे जब इतना ज़्यादा बड़ा होने लगा ये कंडेंसेशन और ये कॉन्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा होने लगा, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा एंड फाइनली इट बिकेम अ स्टार। इससे पहले देयर वाज नो लाइट इन आवर यूनिवर्स, क्योंकि तब तक तो वो ट्रांसपेरेंट था, जैसे हमने ऊपर बात किया। लेकिन धीरे धीरे जब वो कंडेंसेशन होने लगा, कॉन्ट्रैक्शन होने लगा गैसेस का, तो हमारा जो हाइड्रोजन है, क्योंकि ज़्यादातर तो हाइड्रोजन ही था, तो हाइड्रोजन गैसेस जो थी, हाइड्रोजन गैसेस में जो है न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगा। तो हाइड्रोजन से जो है वो हीलियम प्रोड्यूस होने लगा। हाइड्रोजन से जब हीलियम प्रोड्यूस होती है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो स्टार फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो इस पूरे क्लाउड के अंदर सेंटर में जो है वो लाइट प्रोड्यूस हुई,
जिसे कहते हैं हम लोग स्टार, लेकिन इसके सराउंडिंग में जो है जो डस्ट पार्टिकल्स थे, जो दूसरे मैटर थे, एलिमेंट्स थे, ठीक है, देवर देयर एंड देवर रोटेटिंग। तो धीरे धीरे व्हेन देवर रोटेटिंग तो उनके बीच में भी कोलिजन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ द स्टार इज बिलीव टू हैव टेकन प्लेस सम 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो। दिस सेंटेंस इज लिटिल बिट रॉन्ग हेयर, ठीक है। 5 to 6 बिलियन ईयर्स को हमारा सोलर सिस्टम बनना स्टार्ट हुआ था, हमारा सन बनना स्टार्ट हुआ था। लेकिन अगर मैं इनिशियल स्टार्स की बात करूं हमारे यूनिवर्स के अंदर, तो वो हमारे बिग बैंग के विद इन 1 बिलियन ईयर बनना ही स्टार्ट हो गया था, विद इन 1 बिलियन ईयर। हालांकि देयर आर सम एविडेंस जो बोलते हैं कि 500-600 मिलियन भी स्टार्ट हो गया होगा, बट यस, विद इन 1 बिलियन ईयर जो है पहला स्टार हमारे यूनिवर्स के अंदर बन गया था। सो दिस स्टेटमेंट इज लिटिल बिट रॉन्ग हियर, सो यू कैन करेक्ट दिस। प्लैनेट्स कैसे बने, फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स। द फॉलोइंग आर द कंसिडर्ड टू बी द स्टेजेस। अब ये स्टेज की बात करता है। स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स इन द गैस विद इन अ नेबुला। The gravitational force within the lumps leads to the formation of the core of the gas cloud and a huge rotation disk of the gas is just around the core। मैं देखो आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो हमारा नेबुला था, इस नेबुला के सेंटर में जो है एक गैस का जिसमें ज़्यादा डेंसिटी है वो कॉन्सेंट्रेट हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो धीरे धीरे जब ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगा तो इसका टेम्परेचर भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। In the next stage, the gas cloud starts getting condensed and the matter around the core develops into small rounded objects. Process of the cohesion develop into what is called as planetesimals। देखो इसके सेंटर में तो जो है लाइट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे, बिकॉज ज़्यादा डेंस होने लगा था, स्टार फॉर्मेशन हो गया। लेकिन इसके साइड में जो है वो छोटे छोटे और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स बनना स्टार्ट हो गए, जिसको इन्होंने बोला है प्लैनेटेसिमल्स। वो प्लैनेटेसिमल्स बनना स्टार्ट हो गए। एंड बिकॉज दिस होल बॉडी वाज रोटेटिंग इन द फाइनल स्टेज, दिस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स अग्रीड टू फॉर्म द फ्यूअर लार्ज बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ द प्लैनेट्स। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, जब ये छोटे छोटे जो प्लैनेटेसिमल्स थे वो आपस में कोलाइड होना स्टार्ट हुए, अक्रीशन होना स्टार्ट हुआ, सो दे टर्न्ड इनटू प्लैनेट। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ आवर फॉर्मेशन ऑफ द सन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स, ठीक है। फिर ये सोलर सिस्टम की बात करता है, हाउ सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड। सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें देता है कि ये बोलता है कि आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 9 प्लैनेट। इट इज़ अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सिर्फ 8 ही प्लैनेट हैं। प्लूटो को अभी जो है डिमोट कर दिया गया है, बेचारा प्लूटो को अभी ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया है। तो प्लूटो इज नॉट अ planet anymore, so there are only 8 planets, so you need to correct this information also. The 10th planet 2003 UB3 and 3 has also been recently cited. I don't know इन्होंने यहाँ पे information क्यों दी है, but this is not true because ये जो 2003 UB3 and 3 है, it is not a planet. Yes, there are some scientists they are claiming कि ये planet है, it is more than the Pluto, लेकिन International Astronomical Unit ने अभी इसको recognize नहीं किया है because this planet is in the Kuiper belt out of the solar system, यानी कि beyond Neptune. So स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। दिस इज नॉट अ 10th प्लैनेट, दे आर ओनली 8 प्लैनेट्स, ठीक है। 5.6 बिलियन ईयर्स हो गए, इन्होंने बताया कि हमारा सोलर सिस्टम बनना स्टार्ट हुआ था। और सोलर सिस्टम देखो, सन पहले बनेगा ना, पहले सन बनेगा उसके बाद प्लैनेट्स बनेंगे। तो सन का जो टाइम है दैट इज 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स, लेकिन प्लैनेट जो बनना स्टार्ट हुए 4.6 बिलियन ईयर्स। इसमें अर्थ भी एक प्लैनेट है, ठीक है। तो पहले सन बना, उसके बाद प्लैनेट्स बने। तो आगे थोड़ी और इंफॉर्मेशन देता है कि बोलता है कि आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द सन एंड 8 प्लैनेट्स, 63 मून्स, millions of the smaller bodies like the asteroids and the comets, and the huge quantity of the dust grains. These 63 moons, this is wrong. मून का मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्लैनेट्स होते हैं उनके जो सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे हमारा मून है तो आवर मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ऐसे ही जुपिटर के, मार्स के, नेपच्यून के, उनके भी अलग अलग सैटेलाइट्स हैं जिनको इन्होंने मून बोला हुआ है। सो इन्होंने बोला है कि 63। दिस इज स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज अभी बहुत सारे डिस्कवर हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं मरकरी के पास और वीनस के पास दे डोंट हैव एनी मून और एनी सैटेलाइट। अर्थ के पास एक है आवर मून, मार्स के पास 2 हैं, 2 सैटेलाइट हैं, जुपिटर के 79 हैं, सैटर्न के 53 हैं, यूरेनस के 27 हैं और नेपच्यून के 14 जो है वो मून यानी कि सैटेलाइट्स। अब आप इनको जोड़ के देख सकते हो कितना होता है, बट दिस इज गोइंग टू बी वे मोर देन द 63 मून्स। तो आपको इस जो है इन्फॉर्मेशन भी थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है। आउट ऑफ द 9 प्लैनेट, मतलब आउट ऑफ द 8 प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट्स।
ठीक है। उसके अलावा बाकी जो 4 हैं वो आउटर प्लेनेट है। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, these are called inner planets, and your Saturn, Jupiter, Uranus and Neptune, this is called your outer planet। ठीक है। इनर प्लैनेट का मतलब होता है कि दे आर अर्थ लाइक प्लैनेट्स, और आउटर प्लैनेट का मतलब होता है दे आर जोवियल प्लैनेट्स, मतलब गैसियस प्लैनेट्स। तो इनर प्लैनेट जो है दे आर सॉलिड प्लैनेट्स, ठीक है, और जो जोवियल प्लैनेट्स हैं दे आर गैसियस प्लैनेट्स। दे आर मेड अप ऑफ गैस मेजरली। उनके कोर में कुछ सॉलिड हो सकता है बट वी आर नॉट वेरी मच श्योर, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर देन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। जो इनर प्लैनेट्स हैं दे आर ऑल्सो को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और अर्थ लाइक प्लैनेट्स, ठीक है। हैव थिक एटमॉस्फेयर मोस्टली ऑफ द हीलियम एंड द हाइड्रोजन। जो आउटर प्लैनेट हैं हमारे, यहाँ पे आप देख सकते हो इस एनसीईआरटी बोल रहा है कि आउटर प्लैनेट्स का जो एटमॉस्फेयर होता है दैट इज वेरी थिक एटमॉस्फेयर होता है, और मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम का ही बना होता है, ठीक है। और इन्होंने और कह रहा है कि जो प्लैनेट्स हैं हमारे, मेजरली जो मोस्टली प्लैनेट्स हैं दे आर फॉर्म्ड अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बिफोर द प्रेजेंट। तो दे हैव ऑल्सो टोल्ड सम डिफरेंसेस बिटवीन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड द जोवियल प्लैनेट्स। इनका ये मानना है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वो क्लोज विसिनिटी में है इनके, दे आर क्लोजर टू द सन, और उसकी वजह से जो है दे आर सॉलिड बिकॉज जो सोलर विंड्स जो हमारी आती हैं, सोलर विंड्स, उनकी वजह से जो इनर प्लैनेट्स हैं उनका जो एटमॉस्फेयर है वो लॉस्ट हो गया है, एंड मोस्ट ऑफ द गैसेस विच वर इनिशियली सराउंडिंग दीज प्लैनेट्स इट वेंट अवे टू द स्पेस, ठीक है। तो सोलर विंड की वजह से हुआ, और जो आउटर प्लैनेट्स हैं वहाँ पे सोलर विंड थोड़ा सा वीक हो जाती है, और जस्ट बिकॉज वहाँ पे वीक हो जाती हैं तो दे कुड नॉट ब्लो अवे द एटमॉस्फेयर और द गैसेस ऑफ द जोवियल प्लैनेट्स, ठीक है। द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉलर, they have low gravity as compared to the outer planets, ठीक है। थोड़ा सी इस चीज को इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखना है। अब मून कैसे बना, हाउ मून वाज फॉर्म्ड। मून इज अ नियरली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ऑफ कोर्स। In 1838, Sir George Darwin suggested that initially the Earth and the Moon formed a single rapidly rotating body। देखो ये this also revelation और this discovery of Sir George डार्विन, इट वॉज ऑल्सो रॉन्ग। इन्होंने ये बोल रहे हैं कि इनिशियली जो अर्थ है और जो मून है इट वॉज लाइक अ रोटेटिंग बॉडी, इट वॉज लाइक अ शेप ऑफ अ डम्बल, देखिए लिखा है डम्बल शेप, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज दिस होल बॉडी वॉज रोटेटिंग, उसमें से मून जो है वो सेपरेट हो गया। सो दिस थ्योरी इज रॉन्ग, वी नीड टू रिमेंबर दिस। लेकिन अभी जो मॉडर्न थ्योरी कहती है, मॉडर्न थ्योरी टॉक्स अबाउट द दैट एज अ सैटेलाइट द अर्थ इज एन आउटकम ऑफ द जायंट इम्पैक्ट, और विट इज डिस्क्राइब्ड एज द बिग स्प्लैट। मतलब हुआ क्या कि 4.4 बिलियन ईयर्स अगो, एज योर एनसीईआरटी मेंशंस, 4.4 बिलियन ईयर्स अगो व्हेन अर्थ वाज इनिशियली फॉर्म्ड, तो व्हाट हैपेंड, देयर वाज अनदर वेरी ह्यूज सॉलिड ऑब्जेक्ट जो हमारी अर्थ के साथ जिसने स्ट्राइक किया था। जब ये अर्थ के साथ कोलाइड हुआ, स्ट्राइक हुआ, तो अर्थ का एक काफ़ी बड़ा पार्ट जो है वो हमारी अर्थ से सेपरेट हो गया, और धीरे धीरे बिकॉज अर्थ वॉज रोटेटिंग तो वो जो बॉडी है वो भी अर्थ के चारों तरफ जो है रिवॉल्व करने लगी, और अल्टीमेटली इट क्लियर्ड इट्स सराउंडिंग एंड इट टर्न्ड आउट इन एज अ मून। सो दिस इज हाउ मून वॉज फॉर्म्ड अपोजिट टू द थ्योरी गिवन बाय सर जॉर्ज, ठीक है। सो बिग स्प्लैट और जायंट इम्पैक्ट, दिस नेम कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, इन योर प्रीलिम्स, तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। एंड दिस इज द एज ऑफ द moon 4.4 billion years ago. Evolution of the earth. Do you know that the planet earth initially was a barren, rocky and the hot object? Initially earth was a very hot object. Why? Because there were so many smaller objects from surrounding, they were colliding to the earth. Definitely जब इतना सारा collision होगा तो hot तो होगा ही. It was in a molten stage also, it was a very hot body. So बहुत thin atmosphere था. Initially, Earth had a very thin atmosphere, mostly considered because consisted of the hydrogen and the helium. Earth has a layered structure. तो from outermost end of the atmosphere to the center of the earth. तो हमारे एटमॉस्फेयर की आउटसाइड से लेके अर्थ के सेंटर तक जो है क्या है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। लेयर्ड स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर ट्राइंग टू गो टूवर्ड्स द सेंटर, वो सेंटर की तरफ हैं, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट हैं दे आर अबव बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, बिकॉज ग्रेविटी पुल्स द हैवियर ऑब्जेक्ट्स मोर एज कंपेयर टू द लाइटर ऑब्जेक्ट्स,
ठीक है। फ्रॉम द सरफेस टू द डीपर डेप्थ्स द अर्थ्स इंटीरियर हैज डिफरेंट जोन्स एंड ईच ऑफ दीज कंटेन्स मटीरियल्स विद द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। एज यू कैन से दिस इज आवर अर्थ, दिस इज आवर अर्थ। तो आवर अर्थ has a layered structure. Why there is a layered structure? Because of the gravity. Because of the gravity, different elements with different densities, they arranged themselves, and this is called density differentiation. So our outer जो layer है that is called crust, then second layer is called mantle, और जो third layer है this is called core. Core is also divided into two parts, outer core and the inner core, जिसको हम next unit में डिटेल में पढ़ेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का मतलब होता है जो हमारी सबसे ऊपर वाली जो सॉलिड लेयर होती है, सॉलिड लेयर, दैट लेयर इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। द अर्थ वाज मोस्टली वोलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्राइमोर्डियल स्टेज ड्यू टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड हैज इंक्रीज्ड। एज ए रिजल्ट द मटीरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। वही जो मैंने आपको पहले बोला, धीरे धीरे जो एलिमेंट्स हैं वो अपने वेट के अकॉर्डिंग अपने आप को अरेंज करने लगे। This allowed heavier materials like iron to sink towards the center of the earth and lighter ones to move towards the surface. Same thing. During the formation of the moon, due to the giant impact, the earth was further heated up. Definitely because इतना ज़्यादा impact होगा तो earth heat up होगा ही। We have layers like the crust, mantle, outer core, inner core. From the crust to the core, the density of the material increases. Of course, from the crust मानी कि आउटर लेयर टू द इनर लेयर डेंसिटी विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर का मतलब जो है वाटर बॉडीज हैं, और एटमॉस्फेयर का मतलब हमारे जो गैसेस जो एनवेलप है सराउंडिंग द अर्थ। द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज चीफली कंट्रीब्यूटेड बाय द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो ये इसमें ये बोल रहा है कि जो हमारा प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है मोस्टली यहाँ पे अभी तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, बट दिस वॉज नॉट लाइक दिस इन द इनिशियल स्टेज। तो प्रेजेंट स्टेज में हम पहुंचे हैं, इससे पहले हमारे पास दूसरी स्टेज भी है। इनिशियल तो 3 स्टेज के बारे में बात कर रहा है। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जब फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेज इज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर इन प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर मतलब देयर वाज हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम तो लॉस्ट हो गया, बिकॉज दीज गैसेज आर वेरी लाइट इन वेट, दे आर वेरी लाइट, दे आर द लाइटेस्ट, or because of the solar winds they blew off and we lost them. Second stage में जो है the hot interior of the earth contributed to the evolution of the atmosphere. Second stage में जो हमारा second stage में जो volcanic eruptions के through, ठीक है, अंदर से from the interior of the earth many gases came out like your water vapors, your carbon dioxide, your ammonia. So these gases came out in the second stage. And finally the composition of the atmosphere was modified by the living world through the process of the photosynthesis. The early atmosphere with hydrogen and helium is supposed to have been stripped off as a result of the solar winds. I already told you. During the cooling of the earth, gases and the water vapor were released from the interior of the earth because of volcanic eruptions and all that. Water vapors, carbon dioxide and ammonia, it came out. This started the evolution of the present atmosphere. So the early atmosphere with hydrogen and helium is supposed to have been stripped off as a result of the solar winds. तो solar winds की वजह से वो इतनी पावरफुल थी कि वैसे भी हीलियम और हाइड्रोजन गैस दे आर वेरी लाइट इन वेट, सो वो स्पेस के अंदर लॉस्ट हो गई। सेकेंड, what happened during the cooling of the earth, gases and water vapor were released from the interior of the earth. सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, बस जब धीरे धीरे अर्थ जो है वो कूल डाउन हो रही थी तो अर्थ के इंटीरियर से बिकॉज ऑफ द वोल्केनोज बहुत सारे जो गैसेस हैं वो बाहर की तरफ आए, जैसे हमारा वाटर वेपर, CO2, अमोनिया एट्सेट्रा। तो वो गैसेस बाहर आने लगी जिसकी वजह से हमारा इनिशियल एटमॉस्फेयर बनना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। तो अंदर से जो गैसेस आती हैं, जो लाइटर एलिमेंट्स जो अंदर से आते हैं थ्रू वोल्केनोज, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीगैसिंग। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीगैसिंग। वोल्केनिक इरप्शंस कंट्रीब्यूटेड वाटर वेपर एंड गैसेज to the atmosphere. As the earth cooled, the water vapor released starting getting condensed, the carbon dioxide in the atmosphere get dissolved in the rainwater and the temperature further decreased, causing more condensation and the more rain. So that water vapor which was coming out because of the atmosphere, because of the volcanic eruptions, over a period of time it became cooled and cooled. So जब धरती धीरे धीरे वो ठंडी होने लगी, so that water vapor gets condensed and in the form of the rainfall, a lot of water settled down and it made the initial
ओशियंस। और जो CO2 थे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, दैट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, इट गॉट डिजोल्व इन द रेन वाटर। तो उस रेन वाटर के अंदर वो डिजोल्व हो गया, तो CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में कम होने लगी बिकॉज ऑफ द दिस डिसोल्यूशन। द रेन वाटर रेनिंग फॉलिंग इनटू द सरफेस गॉट कलेक्टेड इन द डिप्रेशंस एंड द ओशंस। तो यही रेन वाटर जो इनिशियली जो वहाँ से रिलीज हुआ था, जो गिरा था अर्थ के ऊपर, सेटल डाउन हुआ था, लेटर ऑन इट बिकेम द आवर ओशंस। Oceans were formed within 500 million years from the formation of the earth. So that time you can remember. Oceans are as old as 4000 million years, यानी कि 4 billion years. तो 4.45 billion years ago earth was formed, and after 500 million years ago initial oceans were formed. Sometimes around 3800 million years ago, यानी कि 3.8 billion years ago before present, life began to evolve. However, around 25 to 3000 million years before the present, the process of photosynthesis got evolved. तो initial life जो अर्थ पे evolve हुई, that started around 3.8 billion years ago, and it happened in the oceans. Ocean began to have the contribution of the oxygen through the process of photosynthesis. धीरे धीरे ओशंस के अंदर जो थोड़ा सा प्लांट्स वगैरह जो वेजिटेशन बनना स्टार्ट हुआ था, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस भी बनना स्टार्ट हो गया। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड, जब ओशियंस जो हमारे ऑक्सीजन के साथ सैचुरेटेड हो गए, तो वह ऑक्सीजन ओशंस के बाद एटमॉस्फेयर में भी रिलीज होने लगी अराउंड 2000 मिलियन ईयर्स अगो। Origin of life. Initial or even the atmosphere of the earth was not conducive for the development of the life. Definitely because atmosphere was hot and there was no oxygen, there was basically ammonia, CO2 and all that. So initially atmosphere of the earth जो है, it was not conducive for the life. Origin of life has a kind of chemical reaction which first generated complex organic molecules and assembled them. तो पहली जो life जो हमारे बिल्कुल basic one celled जो हमारे ऑर्गेनिजम्स बने थे, इट स्टार्टेड फॉर्मिंग इन द ओशियंस। उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे थोड़ी कॉम्प्लेक्स वो लाइफ, उसके बाद वो लाइफ धीरे धीरे थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने लगी। द रिकॉर्ड ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्टेड ऑन दिस प्लेनेट इज डिफरेंट पीरियड्स इज फाउंड इन द रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ द फॉसिल्स. Life began to evolve sometimes 3.8 billion years from the present. So that is basically the story of the life, how life evolved in earth. So initially what happened, जो single cell organisms थे वो हमारे ओशंस के अंदर डेवलप हुए, एंड इनिशियली देर वॉज नॉट द फोटोसिंथेसिस, देर वॉज अ कीमोसिंथेसिस बिकॉज देर वर मैनी बैक्टीरियाज, दे यूज्ड केमिकल रिएक्शंस एंड एज एन आउटपुट ऑफ केमिकल रिएक्शंस दे प्रोड्यूस्ड लिटिल बिट ऑक्सीजन. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ऑक्सीजन जो है वो सैचुरेटेड होने लगी, एंड उसके बाद थोड़ा वेजिटेशन वगैरह भी बनना स्टार्ट हुआ, एंड ऑक्सीजन गॉट the concentration of oxygen increased over a period of time, and once oceans were saturated, that oxygen was released in the atmosphere, and after a lot of time after that life started beginning on the land also. So that's a different story, we will talk about it later. Okay, so that is all about this unit. So I am going to end this unit here, and I think I have taken too much time, but I think I have explained all the concepts in little bit detail so that आपको दोबारा से NCERT पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े. तो ये वीडियो आपके लिए इनफ है. थर्ड चैप्टर के लिए आप एक दिन का वेट कीजिए. तो अगर आपको मज़ा आया आज NCERT पढ़ने में, अगर आपको लगता है किसी तरह की इंप्रूवमेंट इसमें हो सकती है, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि किस तरीके से आप NCERT पढ़ना चाहते हो. आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है या कोई और वे. इफ़ यू वांट टू टेल मी, प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक, गिव मी योर सजेशंस, बिकॉज आई एम गोइंग टू गो अकॉर्डिंग टू यू, नॉट अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच वेलकम्ड, योर कमेंट्स, योर फीडबैक. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज NCERT तो सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाली है, और जितना नॉलेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करेंगे उतना ही हमारे लिए भी अच्छा होगा. इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.